हेलो दोस्त, आप देख रहे हैं क्लियर बीपीएससी चैनल और हम आपके साथ बात करने वाले हैं कि बीपीएससी का जो मेंस लिखा जाता है उसमें अगर आपको सटीक उत्तर लिखना है तो प्रश्न की प्रकृति को समझना जरूरी है। और प्रश्न की प्रकृति में लास्ट में जुड़ा रहता है चर्चा करें, या रहता है टिप्पणी करें, या रहता है विवरण दीजिए, विश्लेषण कीजिए, विवेचना कीजिए, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, कुछ भी दिया रहता है। इसको हम लोग कहते हैं पुछल्ले शब्द, टेलेंडर वर्ड्स। पुछल्ले शब्द को जब तक आप अच्छा से नहीं समझेंगे तब तक आपका बीपीएससी का मेंस में या किसी भी सिविल सर्विसेज का मेंस में सटीक उत्तर लिखने में प्रॉब्लम आएगी। तो उसी पे हम आज बात करेंगे और पुछल्ले शब्दों को समझने का कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो चर्चा होता है इसमें कैसी उत्तर देनी है। टिप्पणी दिया हुआ है, किसी प्रश्न का मांग है टिप्पणी करना, तो उसमें आंसर में क्या लिखा जाए, इस सब की बात करेंगे। तो आप अगर नए आए हैं तो मेरे इस क्लियर बीपीएससी यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें ताकि बीपीएससी की तैयारी से संबंधित आपके पास जो भी कंटेंट आए हम लेकर के आए आपको मिलता रहे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें ताकि आपको डेली करंट अफेयर के साथ साथ न्यूज़पेपर हिंदी और इंग्लिश में साथ में एडिटोरियल मिलेगा जो मेंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साथ में पीटी में भी हेल्प करेगा। और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को लाइक और फॉलो आप लोग कर सकते हैं। हम बात करेंगे आज पुछल्ले शब्दों पर, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे करंट अफेयर सीरीज के बारे में जानते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हम करंट अफेयर सीरीज ले रहे हैं। जनवरी 2022 से लेकर के अक्टूबर 2022 तक का क्लियर हो चुका है, अक्टूबर 2022 तक का, जिसमें हम दावा करते हैं कि अगर आप हमारा करंट अफेयर सीरीज देखते हैं और इसको फॉलो करते हैं तो आपके बीपीएससी या बिहार के कोई भी एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 90 से 95% करंट अफेयर का क्वेश्चन हमारे ही करंट अफेयर सीरीज से आएगा। इसका हम 2 बार प्रूफ दिए हैं, एक AAO बीपीएससी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के एग्जाम में और दूसरा 67th बीपीएससी के एग्जाम में। अगर आपको इस पे विश्वास ना हो तो इसका लाइव प्रूफ वाला वीडियो डाला हुआ है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं उस वीडियो को। उसमें दिया हुआ है कि कितने क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर सीरीज से मैच किए हैं। अगर आप हमारे करंट अफेयर सीरीज के पीडीएफ प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, पीडीएफ चाहते हैं, तो आप 8757463383 नंबर पे आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे मैसेज करेंगे तो आपको करंट अफेयर सीरीज का पीडीएफ प्रोवाइड करवाया जाता है। तो बिना लेट गवाए हम लोग चलते हैं, इस पुछल्ले शब्द को समझते हैं। आप लोग हमारे करंट अफेयर्स प्रोग्राम से जरूर जुड़िए। चलते हैं, देखते हैं कि हम लोग कुछ भागों में बांटे हैं इस पुछल्ले शब्दों को। तो कुछ भागों में बांटे हैं तो उस भाग को समझना हमको जरूरी है। देखते हैं पहला भाग में और क्या क्या होती है। तो पहला भाग में हम रखे हैं कि सरलीकरण करें, पहला। दूसरा है स्पष्ट करें, शब्दों के पीछे, प्रश्नों के पीछे लगा रहता है। तीसरा है सुस्पष्ट करें। चौथा है स्पष्टीकरण दीजिए। पांचवा है प्रकाश डालिए। छठा है विस्तार से बताएं। सातवां है व्याख्या करें। इस सब इसको जो है अगर आप तोड़ मरोड़ के देखेंगे ना तो इसका एक ही मतलब निकलता है। इसलिए इस 7 पुछल्ले शब्दों को हम एक ही भाग में रखे हैं। ऐसे हम बहुत सारे भाग बनाए हैं। तो इस 7 भागों में बताते हैं कि अगर आपके प्रश्न के पीछे इन शब्दों का प्रयोग किया रहेगा तो प्रश्न का डिमांड क्या है। तो इस सब में अपने ओर से मूल्यांकन, आलोचना या विशेषता नहीं बताना है कि प्रश्न की विशेषता क्या है, उसका आलोचना नहीं करना है, उसका मूल्यांकन नहीं करना है प्रश्न का, ठीक है। बस उत्तर देकर समझाना है कि उत्तर क्या डिमांड कर रहा है। मान लेते हैं हम 1857 की क्रांति पूछा जा रहा है कि 1857 की क्रांति को स्पष्ट कीजिए। तो हम 1857 की क्रांति को स्पष्ट करेंगे क्या क्या है। इसकी हम जो आलोचना नहीं करेंगे कि क्या हो चुका था, इस क्रांति ने हमको ऐसा ऐसा किया, ठीक है। इसका हम विश्लेषण नहीं करेंगे, इसकी विशेषता नहीं बताएंगे कि 1857 की क्रांति से प्रभाव क्या हुआ। हम 1857 की क्रांति पर स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि 1857 क्रांति ये था, ठीक है। अपने शब्दों में, अपने तरीकों से इसका आंसर देना है, जिसको हम सरलीकरण कहेंगे कि प्रश्न में उलझा हुआ बात है उसको हम सरल भाषा में अपने तर्क के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा पेश कर रहे हैं। परीक्षक का डिमांड प्रश्न से वही है। स्पष्ट करें कहने का मतलब है कि प्रश्न में जो भाषा दी गई है उसको आपसे स्पष्टीकरण मांग रहा है। सुस्पष्ट भी वही हुआ है, स्पष्ट के आगे सु लगा दिया गया है, बस दोनों का मतलब यह है। स्पष्टीकरण दीजिए, इसका भी यही है। प्रकाश डालिए कहने का मतलब है कि प्रश्न पर अपने तर्कों के द्वारा प्रकाश डालिए। इसमें मूल्यांकन, आलोचना या विशेषता नहीं बतानी है। विस्तार से कहने का मतलब प्रश्न को विस्तार से बताइए, ठीक है, कि प्रश्न में 1857 की क्रांति के क्या है तो इसका विस्तार से बताइए। तो विस्तार में आपको इसमें आलोचना नहीं करना है, इसकी विशेषता नहीं बतानी है, आपको विस्तार करना है कि 1857 की क्रांति आखिर था क्या।
इसकी व्याख्या करें। इसमें भी वही है कि आप 1857 की क्रांति को व्याख्या कर दीजिए। तो ये है, हम इसको एक भाग में बांट करके रखे हैं। ये है 7 तरह के शब्द, 7 तरह के पुछल्ले शब्द, जिसको आप एक भाग में बांट करके, इसमें एक ही बात आपको समझना है कि आपको अपने शब्दों में उत्तर देना है, अपने शब्दों में उत्तर देना है और अपने तरीके से रखें, अपने बात को अपने तरीके से रखें। प्रश्न को विस्तार करें या प्रश्न को डिमांड के अनुसार उसको समझाएं, उसको बताएं। ठीक है, इसमें आलोचना, विशेषता या विश्लेषण करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम चलते हैं दूसरे तरफ। दूसरे पुछल्ले शब्दों में हम रखेंगे विवरण करें, वर्णन करें या उल्लेख कीजिए या लाभ गिनाइए, ऐसा भी कभी रहता है, या सूचित करें। ठीक है, तो इन 1 2 3 4 5 इन 5 पुछल्ले शब्द या टेलेंडर वर्ड्स को हम दूसरे भाग में रखे हैं। इसमें होता क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि इसमें सिर्फ प्रश्न की प्रकृति पर उत्तर देना होता है। जैसे मान लेते हैं कि प्रश्न में आपको 1857 की क्रांति का पूछ रहा है, तो आप सिर्फ 1857 की क्रांति, कहने का मतलब है कि इसमें आप अपने तरह से राय नहीं दे सकते हैं। ठीक है, यह वस्तुनिष्ठ है, इसको सब्जेक्टिव नहीं कह सकते हैं। सब्जेक्टिव क्या होता है कि सब्जेक्टिव होता है एक ठो, और एक ठो होता है ऑब्जेक्टिव। 2 तरह के प्रश्न होते हैं। सब्जेक्टिव में होता क्या है कि आप अपना राय देने की आपके पास स्वतंत्रता होती है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आपको गिनाना पड़ेगा। ठीक है, कि पहला नंबर यह है विशेषता, दूसरा नंबर यह है, तीसरा नंबर यह है। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिविटी आती है। तो विवरण करें, वर्णन करें, उल्लेख कीजिए, लाभ गिनाइए, जैसे सूचित कीजिए, जैसे लाभ गिनाइए, तो आप पहला लाभ यह है, दूसरा लाभ यह है, तीसरा लाभ यह है, ये आप गिनती करवा दीजिए। उल्लेख कीजिए, जैसे मान लेता है कि 1857 की क्रांति का लाभों का उल्लेख कीजिए, तो पहला नंबर लाभ यह था, दूसरा नंबर था, तीसरा नंबर था। वर्णन कीजिए, इसमें भी यही है। तो आपके पास ऑब्जेक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है इस तरह के विवरण करने में, विश्लेषण का वर्णन करने में, उल्लेख करने में, लाभ गिनाएं या सूचित करें। इसमें सिर्फ प्रश्न की प्रकृति पर उत्तर नहीं देना है, यह हम बता चुके हैं। इसमें प्रश्न की भाषा, वस्तुनिष्ठता पर फोकस करें। जो प्रश्न की जो मांग है उसको समझते हुए वस्तुनिष्ठता पर फोकस करें। ठीक है, कि यह है पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। इस तरह से आप पॉइंट बाय पॉइंट या पैराग्राफ बाय पैराग्राफ आप सजा करके लिख दें, उससे आपका प्रश्न का डिमांड पूरा हो जाएगा। ठीक है, आप इस तरह से अगर इस तरह का प्रश्नों का डील करें, जैसे 1857 की क्या लाभ था, विवरण करें, तो ये लाभ करें। ठीक है, पहला लाभ था कि जो है भारत की स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम क्रांति था। ठीक है, उसके बारे में कुछ बता दें, विवरण। दूसरा लाभ है कि ये जो है जन आंदोलन से जुड़ गया, ये पहला क्रांति था जो समूचे भारत को जन आंदोलन से जोड़ने की कोशिश किया, दूसरा है। तो इस तरह से आप लोग विवरण करें, उसी तरह वर्णन कीजिए, उल्लेख कीजिए, प्रश्न के हिसाब से मांग जो होती है उसको समझिए। ठीक है, अब मान लेते हैं कि विवरण में आप इसमें जो सरलीकरण है, इसमें आपको सब्जेक्टिविटी है, आप इसमें लिख सकते हैं अपने हिसाब से कुछ। तो मान लेते हैं कि विवरण में आप सरलीकरण कर दें या प्रश्न को स्पष्ट कर दें, तो प्रश्न की प्रकृति बदल जाती है, उसकी मांग बदल जाती है। ठीक है, तो इससे बेहतर है कि आप पुछल्ले शब्दों को समझें। तो ये दूसरा नंबर था। अब हम लोग चलते हैं तीसरे नंबर में। तीसरे नंबर पे हम रखे हैं आलोचना करें, प्रश्नों में दिया रहता है, समालोचना करें या समीक्षा करें। हालांकि आलोचना करे वाले प्रश्न अब आना बंद हो चुके हैं, ना के बराबर आता है, फिर भी एक आधा प्रश्न आ जाता है कभी कतार। या समालोचना करें, दोनों का मतलब ये है, या समीक्षा करें, तो दोनों का मतलब यही है। तो इसमें इस तरह का प्रश्न अब कम हो गया है। आलोचना, क्योंकि सरकार से जुड़े हुए प्रश्न होते हैं, सरकार के योजनाओं से, सरकार के उद्देश्यों से, तो सरकार की आलोचना अब जो है परीक्षक की डिमांड रह नहीं गई है। ठीक है, तो आलोचना, समालोचना ये सब बंद हो चुका है, इसका नया रूप आ गया है समीक्षा करें। तो ये प्रश्न आप बार बार देखेंगे कि समीक्षा कीजिए, समीक्षा कीजिए, समीक्षा कीजिए। ठीक है, तो इस प्रश्न का क्योंकि आलोचना का अर्थ अब निंदा हो चुका है, ठीक है, तो इसका बंद हो चुका है, और समालोचना ने भी बंद हुआ, इसका नया अर्थ अब समीक्षा हो चुका है। लेकिन आलोचना का वास्तविक अर्थ, आलोचना मतलब किसी भी बात का, मान लेते हैं कि 1857 की क्रांति का आलोचना कीजिए, तो आलोचना में सिर्फ आपको आलोचना नहीं लिखना है, आप किसी का आलोचना तब कर देंगे जब आपका उसका पक्ष समझेंगे, दूसरे में आप उसका विपक्ष समझेंगे, तब तो आप किसी का आलोचना करेंगे ना। जब आपको पता है कि सारा पक्ष ही है, सारा अच्छाई चीज है, तो उसका आलोचना कैसे कर सकते हैं आप? या सारा आप विपक्ष ही जानते हैं, पक्ष नहीं जानते, तो उसका आलोचना कैसे कर सकते हैं आप? तो किसी भी प्रश्न का आप पक्ष और विपक्ष दोनों करेंगे, तब वास्तविक में अर्थ होता है कि पक्ष और विपक्ष, या आप ऐसे भी कर सकते हैं गुण या दोष, दोनों को देखते हुए, दोनों को बताते हुए आपको न्यूट्रल
जो बीच का रास्ता होता है उसको निकाल करके, हाँ ऐसा हो सकता है कि आप 60% आलोचनात्मक मुद्रा में आप रह सकते हैं, लेकिन समीक्षा करें इसमें आपको आलोचना नहीं करना है, बिल्कुल भी आपको गुण ही ज्यादा बताना है, दोष नहीं। हाँ आलोचना करे प्रॉपर आ रहा है तो आप 60% आलोचना के पक्ष में आप अपना उत्तर को मोड़ सकते हैं, लेकिन ना भी मोड़े, आप 50-50 पे रह जाए या 60-40 पे 60 में आप गुण बता दे, 40 में दोष बता दे, तो भी आपका काम चल सकता है। अब मान लेते हैं कि पूछ लिया कि भारत के लिए अध्यक्षतात्मक शासन व्यवस्था अच्छा है या जो राष्ट्रपतीय व्यवस्था अच्छा है, तो इस दोनों में आपको आलोचना करने के लिए बोलेगा, यानी तो पूछ देगा कि भारत के जो राष्ट्रपति व्यवस्था है उसको उस पर आलोचना करें। तो आप क्या कीजिएगा आलोचना, तो उसमें राष्ट्रपति का तो सारा आपको गुण दिखाना होगा, क्योंकि आप जैसे ही प्रेसिडेंट की आलोचना करेंगे तो आप कहने का मतलब है कि पूरे संविधान के भावना को आलोचना कर रहे हैं, तो आप आलोचना करके वहां पे फंस जाएंगे। तो आलोचना भी डिमांड है, तब पर भी आपको गुण ही बता के निकलना होगा। ऐसे ऐसे प्रश्न की भाव है, तो प्रश्न के भाव को समझें फिर आलोचना और समालोचना करें। हालांकि आप समीक्षा पूछा जाता है तो समीक्षा में गुण दोष बताएं और ज्यादातर झुकाव अपने गुणों की तरफ रखें, दोष पर या विपक्ष की तरफ झुकाव ना डालें। तो ये था तीसरा पार्ट में हम 3 कैलेंडर शब्द, 3 पुछल्ले शब्द को लिए हैं। अब हम लोग चलते हैं चौथे भाग में। तो चौथा भाग में हम लोग देखेंगे चौथा भाग में क्या है। तो चौथा भाग में हम लोग देखेंगे पहला मूल्यांकन करें, दूसरा आलोचनात्मक मूल्यांकन करें, या तीसरा समालोचनात्मक मूल्यांकन करें। अब मूल्यांकन में क्या होता है कि इसमें भी मूल्यांकन में इसमें हम लोग 3 तरह के पुछल्ले शब्द देख रहे हैं। तो इसमें भी आपको क्या करना है, पक्ष जिसको हम कहेंगे गुण, और दूसरा होता है विपक्ष या इसको हम कह सकते हैं दोष। तो दोनों दे करके उत्तर लिखें। आपको पक्ष भी देना है 50% में जो आप बॉडी पार्ट लिख रहे हैं, और दोष में भी आपको 50% लिखना है अपने उत्तर के बॉडी पार्ट में। और दोनों के कहने का मतलब है कि मान लेते हैं कि मूल्यांकन का मतलब मूल्य का अंकन आपसे पूछ रहा है, मूल्य का अंकन आपसे पूछा जा रहा है। तो मूल्यांकन आप करेंगे तो आपके पास पक्ष विपक्ष या गुण और दोष दोनों होगा, तब तो आप समग्र निष्कर्ष दे सकते हैं। अगर समग्र निष्कर्ष आपको देना है, क्योंकि आपसे आपका मूल्य पूछ रहा है, प्रश्नों का मूल्य पूछ रहा है, उसका अंकन करने के लिए बोल रहा है कि प्रश्न का मूल्य मान लेते हैं कि 1857 की क्रांति है, तो इस 1857 की क्रांति का क्या मूल्य था, इसका अंकन आपसे पूछा जा रहा है, मूल्यांकन आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर आपके पास पक्ष है, विपक्ष है, या आपको गुण पता है या दोष पता है, दोनों पता है, तब तो आप समग्र निष्कर्ष निकाल सकते हैं। बिना ऐसे किए हुए आप समग्र निष्कर्ष कैसे निकाल सकते हैं। तो दोनों का आप जब कीजिएगा तब उसका मूल्य का अंकन कर पाइएगा। तो आप पक्ष और विपक्ष दोनों को लिखते हुए आप जो है पक्ष के तरफ झुकाव करते हुए उत्तर को लिखें, आपका उत्तर अच्छा माना जाएगा। मूल्यांकन करें, आलोचनात्मक मूल्यांकन नहीं करें या समालोचनात्मक मूल्यांकन करें, आपको करना एक ही चीज है, क्योंकि तीनों वर्ड एक ही है। क्योंकि बार बार मान लेते हैं कि अब 5 क्वेश्चन बनाना है, अब बोलते हैं कि ये तीनों एक ही क्या है, और जो स्टार्ट में हम बताए थे, मान लेते हैं कि पहला बार में हम 7 पुछल्ले शब्द को बताए हैं, तो आपके मन में ये सवाल आएगा कि 7 को एक तरह से कैसे लिखना है। तो आप एक माइंड सेट बनाइए कि मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन सेटर आपके लिए क्वेश्चन सेट कर रहा है, 7 क्वेश्चन सेट करना है, या नहीं तो मान लेते हैं कि 3 ही क्वेश्चन सेट करना है। तो 3 क्वेश्चन लिख रहा है, तीनों में अगर लिख दे मूल्यांकन करे तो क्या अच्छा लगेगा? नहीं। तो पहले में क्या करेगा, मूल्यांकन लिख दिया, दूसरा में लिख लिया कि आलोचनात्मक मूल्यांकन करे, तीसरा में लिख लिया समालोचनात्मक मूल्यांकन करे, लेकिन तीनों का मतलब एक ही है। ठीक है, आप इतना ही समझिए, आप इसी तरह से उत्तर लिखिए, आपका उत्तर अच्छा माना जाएगा। अगर हम 5वें नंबर पे चलेंगे तो 5वें नंबर में पहला है निरीक्षण कीजिए, दूसरा है परीक्षण कीजिए, चौथा है समीक्षा कीजिए, तीसरा, और चौथा है परीक्षा कीजिए, कभी कभी परीक्षा कीजिए भी पूछा जा रहा है। तो चार तरह के पुछल्ले शब्द या कैलेंडर वर्ड्स को हम इसमें समझेंगे। तो इसमें सही या गलत साबित करने को कहा जा रहा है, क्योंकि आपसे निरीक्षण पूछ रहा है। मान लेते हैं कि 1857 की क्रांति का निरीक्षण कीजिए, तो आपसे 1857 की क्रांति का निरीक्षण किया जा रहा है, या परीक्षण करने के लिए बोल रहा है, या समीक्षा करने के लिए बोल रहा है। तो कहने का मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि निरीक्षण करने के लिए कि 1857 की क्रांति क्या सही में सही था या गलत था, दोनों में से क्या था। आपको दोनों में से परीक्षण करना है, निरीक्षण करना है। तो आप कहने का मतलब है कि आपको 1857 की क्रांति को या तो सही ठहराना है या तो गलत ठहराना है।
आपके हिसाब से आपका राय जानना चाह रहा है, परीक्षण के द्वारा, निरीक्षण के द्वारा, समीक्षा के द्वारा या परीक्षा के द्वारा। आप उस प्रश्न की निरीक्षण कीजिए या समीक्षा कीजिए, दोनों करके आप अपना राय बताइए। आप अपना राय सही में झुकाएंगे, गलत वाले पक्ष में कभी नहीं झुकाएंगे, क्योंकि नंबर कटने का चांसेस ज्यादा हो जाता है। तो इस तरह से आप सही या गलत दोनों को बताते हुए आप अपने उत्तर का निष्कर्ष में सही पर अटक जाएं, आपका उत्तर अच्छा माना जाएगा। ठीक है, इसमें भी गुण दोष आपको दोनों बताना है, क्योंकि आप जब गुण और दोष दोनों बताएंगे तब तो आप परीक्षण कर पाएंगे, तब तो आप निरीक्षण कर पाएंगे। बिना गुण दोष बताए या बिना पक्ष विपक्ष बताए आप निष्कर्ष पे जा ही नहीं सकते हैं कि ये सही है ये गलत है। आप अगर गुण बताएंगे, दोष बताएंगे, तब तो आप किसी को सही साबित करेंगे, यानी तो गुण दोष दोनों बताएंगे तब तो आप किसी को गलत साबित करेंगे, तब तो परीक्षण हुआ, निरीक्षण हुआ या समीक्षा हुआ। तो इस तरह से आप ऐसा कोशिश करें कि किस तरह से अच्छा शब्द को निकाल करके इसको हम सही साबित करें। ठीक है, अब लास्ट में होता है कि निष्कर्ष के रूप में आप रास्ता बताइए कि ये सही है। ठीक है, आप निष्कर्ष के रूप में रास्ता बताइए कि ये सही है। तो दोनों को सही साबित कर सकते हैं, कितना सही या कितना गलत का फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, पूछ सकता है कभी कभी आप दोनों चीज को जो है सही साबित आप बोल सकते हैं कि ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, दोनों में 50-50% का मामला बना सकते हैं। कोई प्रश्न में, सभी प्रश्नों में ऐसा नहीं हो सकता है। ज्यादातर प्रश्न में आप परीक्षक का जो क्वेश्चन सेटर है उसके दिमाग से ही चले तो कोई अच्छा होता है, क्योंकि मॉडल आंसर बना होता है। आपको ये चीज पता होना चाहिए बीपीएससी या यूपीएससी में। तो इस तरह से कीजिए। ये 5वां नंबर में ये चार्ट कैलेंडर सबको समझिए और अपना उत्तर लिखिए। 5वें नंबर में है विश्लेषण करें। विश्लेषण करने का क्या है, तो विश्लेषण करने में प्रश्न का जो विश्लेषण करने के लिए कहा जाए, मान लेते हैं कि प्रश्न में विश्लेषण करने के लिए पूछ दिया, तो आप 4-5 चीजों का फोकस करें। क्या, क्यों, कहां या कैसे, इस सब का चर्चा आप प्रश्न से जोड़ते हुए करें। प्रश्न में 1857 क्या विश्लेषण करें, तो 1857 की क्रांति क्या है, क्यों हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ, इस सभी का चर्चा कर दें, आपका विश्लेषण पूरा हो गया। आपसे प्रश्न का विश्लेषण मांग रहा है, विश्लेषण की पूरी बातों को बताना पड़ेगा। ठीक है, आप लाभ हानि भी बता सकते हैं विश्लेषण के तौर पे। 1857 की क्रांति का लाभ क्या था, हानि क्या हुआ, ठीक है, भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, सभी चीजों को लिख सकते हैं। विश्लेषण करने में आपके पास पूरा सब्जेक्टिविटी छुपा हुआ है प्रश्न में, तो आप पूरा सब्जेक्टिविटी छिपा हुआ है, तो आप कुछ भी इस पे चर्चा कर सकते हैं। लेकिन इन शब्दों को जोड़े, क्या, क्यों, कहां, कैसे, इस शब्द को याद रखें, क्योंकि विश्लेषण के साथ हमको यही करना है। लाभ हानि ये सब बताना है, प्रभाव, भारत पे क्या प्रभाव पड़ा, इसको प्रभाव भी जोड़ने, तो ये सब एक विश्लेषण का तरीका है। ठीक है, तो आप इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, सभी हिस्सों को स्पष्ट करना है। प्रश्न का डिमांड है कि आप सभी हिस्सों को स्पष्ट करें, क्या, क्यों, कैसे, कहां, प्रभाव, लाभ, हानि, सभी प्रश्न को पार्ट बाय पार्ट विश्लेषण करके बताएं, प्रभाव सब कुछ बताएं, यही है विश्लेषण। तो इससे अगर आप समझ जाएंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, विश्लेषण करें। तो आपका, अगर आप डिमांड के हिसाब से लिख रहे हैं ना प्रश्न, तो आप हमेशा दूसरे जो परीक्षार्थी होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, उससे आप 2 से 5 नंबर आगे जरूर रहेंगे इस शब्द को, अगर इस चीज को आप अच्छे से समझते हैं तो। अगला पे चलते हैं। अगला है 7वें नंबर में कि सिद्ध कीजिए, कितना प्रश्न में रहता है, या पुष्टि करें, या तर्क दीजिए, या तर्क देकर के समझाइए। तो इसमें अब क्या होता है कि इसमें पक्ष विपक्ष का जो है डिमांड नहीं है। अब इसमें आपसे पक्ष नहीं पूछा जा रहा है, क्योंकि निर्णय हो चुका है कि ये ऐसा चीज था। आपसे विपक्ष नहीं पूछा जा रहा है, आपसे पक्ष या विपक्ष पे आपसे सिद्ध किया जा रहा है कि ये पक्ष है। मान लेते हैं 1857 की क्रांति भारतीय जो स्वतंत्रता संग्राम है उस पर गहरा प्रभाव डाला, तो प्रभाव डाल चुका है। अब उसको आप सिद्ध कीजिए किस तरह से प्रभाव डाला, तो नंबर 1 ये, नंबर 2 ये, नंबर 3 ये, इस तरह से आप प्रभाव डालिए, सिद्ध कीजिए कि हाँ ये जो प्रभाव डाला है सही है, ये पुष्टि कीजिए, उसको तर्क दीजिए अपना, उस तरह से समझाइए। इसमें पक्ष विपक्ष समझाना नहीं है, निष्कर्ष पहले से है, परंतु उस जो निष्कर्ष का जो प्रश्न दिया गया है आपको, उसको सत्य करना है आपको अपने तर्क से। ठीक है, आप अपने प्रमाण देकर के उसको सत्य कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने तर्क के द्वारा उसको सत्य कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको एक तरफा हम यहां पे लिख रहे हैं, एक तरफा प्रश्न में आप प्रश्न के हिसाब से एक तरफा सत्य, प्रमाण, तर्क के साथ आप एक तरफा प्रश्न की तरफ झुकते हुए उसको प्रूफ कर दीजिए बस कि हाँ ये सही है। तो आपसे सिद्ध कीजिए, पुष्टि कीजिए, तर्क दीजिए। इसमें आपसे पूछा नहीं जा रहा है कि पक्ष विपक्ष दीजिए, ये सबको काट के चलना है। आपको सिर्फ अपना सत्य, तर्क, सत्य, प्रमाण जो भी होता है उसको देकर के प्रश्न को पुष्टि कर दीजिए, बस यही है प्रश्न का डिमांड।
7वें नंबर में हम इसको रखे हैं। अब 8वें नंबर में हम चलते हैं। 8वें नंबर में है कि चर्चा करें या विवेचना करें, इस दोनों को हम एक जगह रखे हैं। तो इसमें अब करना क्या है कि इसमें व्याख्या में अगर समझने की दिक्कत हो, लेकिन आपको जो है, लेकिन इसमें समझने की दिक्कत नहीं है, चर्चा करें या विवेचना करें इसमें समझने की दिक्कत नहीं है। अर्थात परीक्षक आपसे इस प्रश्न पर खुला राय चाहता है, कहने का मतलब चर्चा करने के लिए बोल रहा है 1857 की क्रांति पर चर्चा करें, तो इस पे जो है समझने, परीक्षक को कोई आपसे जानना नहीं चाह रहा है कि इसका पक्ष बताएं या विपक्ष बताएं या जो है लाभ बताएं, हानि बताएं या प्रभाव बताएं, इस पे आपसे कोई राय नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन बोल रहा है चर्चा करें। आप अगर आप चर्चा करने में मतलब आप जो हम बता रहे हैं कि परीक्षक जो होता है आपसे खुला राय चाहता है प्रश्न पे। आप मान लेते हैं कि 1857 की क्रांति पे हम बात करते हैं, तो 1857 की क्रांति पे आपसे खुला राय चाहता है। राय आप क्या देना चाहते हैं 1857 की क्रांति पर चर्चा करें, तो आप चर्चा कीजिए अपने हिसाब से। चर्चा में आप बता सकते हैं कि भारत पर प्रभाव क्या हुआ, इसका लाभ क्या हुआ, इसका हानि क्या हुआ, आप चर्चा के दौरान बता सकते हैं, लेकिन आपसे चर्चा करने के लिए बोल रहा है, आप अपना खुला राय है। आपके पास सब्जेक्टिविटी इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा है। आप जो भी लिखना चाहते हैं, जो भी बताना चाहते हैं 1857 के बारे में, इस पे बता रहा है। आपके हाथ बंधे नहीं हुए हैं इस प्रश्न के साथ। जहां पे लिखा हो चर्चा कीजिए, जहां पे लिखा हो विवेचना कीजिए। तो यहां पे भी इस राय चाहता है, यहां पे भी आप 2-4 चीजों का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इसमें चर्चा में आप सीधा सीधा प्रयोग कीजिए कौन, जो हम पीछे किए थे, कौन, कहां, कैसे, कब, ये सब चीज का चर्चा कीजिए। ये चर्चा करना का बात है, ये सब चीज का बात स्पष्ट कर दीजिए। यही चीज होगा कि चर्चा किए हैं आप, विवेचना किए हैं, ठीक है। ज्यादा पक्ष या ज्यादा मतलब इस प्रश्न में जो अगर आप चर्चा करते रहे तो किसी भी चीज को, किसी भी प्रश्न को आप ज्यादा पक्ष में आपका प्रश्न उत्तर का झुकाव ना हो, या नहीं तो आपका ज्यादा विपक्ष में आपका झुकाव ना हो। ये चीज सोच समझ करके आपके उत्तर का झुकाव ना तो पक्ष में ज्यादा होना चाहिए, ना ही विपक्ष में होना चाहिए। आप बीच का रास्ता निकालते हुए निष्कर्ष पे आप पहुंच जाइए, आपका उत्तर अच्छा माना जाएगा, ठीक है। तो ये है, चर्चा कीजिए और विवेचना कीजिए, ठीक है। आगे हम चलते हैं। आगे में है टिप्पणी कीजिए। 9वें नंबर में टिप्पणी कीजिए। हम एक ही चीज देख रहे हैं, टिप्पणी कीजिए। तो टिप्पणी कीजिए तो इस बात का सरल शब्दों में व्याख्या करना, ऐसे पक्ष विपक्ष करते हुए व्याख्या करना या मूल्यांकन करना। तो आप इसका टिप्पणी करने का मतलब है कि पक्ष विपक्ष को जोड़ते हुए आप प्रश्नों का मूल्यांकन कर दीजिए। हम मूल्यांकन समझा चुके हैं, पक्ष विपक्ष बताते हुए आप मूल्यांकन कर दीजिए। यही है प्रश्नों पर टिप्पणी करना। अब कोई समझता ही नहीं है कि टिप्पणी मतलब होता क्या है, तो आप ना तो पक्ष बताया, ना विपक्ष बताया, ना मूल्यांकन समझ रहा है वो, ना तो समझ रहा है कि गुण समझ रहा है, या नहीं तो समझ रहा है दोष समझ रहा है। तो इसमें करना क्या है? तो अब करना क्या है कि टिप्पणी में आपको पक्ष भी बताना है प्रश्नों की प्रकृति का, विपक्ष भी बताना है, प्रश्न की जो है मूल बात है उसको भी बताना है, फिर मूल्यांकन करते हुए अपना निष्कर्ष पे जाना है, ठीक है। तो ये सब करते हुए आप निकलिए, आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा माना जाएगा, बहुत ही बेहतर माना जाएगा, बहुत ही सटीक माना जाएगा। अब हम बात करते हैं सबसे लास्ट में सुझाव दीजिए या उपाय सुझाइए। तो सुझाव दीजिए, उपाय सुझाइए। तो इसका समस्या का समाधान हेतु उपाय सुझाना है। इस उपाय से आपको समस्या खत्म होगा। मान लेते हैं कि बिहार में बारंबार बाढ़ आता है, इसके समाप्ति हेतु सुझाव दीजिए, ठीक है। तो आपको नंबरिंग सिस्टम में आराम से सुझाव दे देना है। बाढ़ की प्रभाव को चर्चा करते हुए बाढ़ का प्रभाव बिहार में क्या है इसकी चर्चा कीजिए और इसमें सुझाव दे दीजिए अपना। तो यह है कि इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। समस्या का समाधान, आपसे समस्या का सुझाव मांग रहा है तो आप सिर्फ सुझाव दीजिए। अपना सुझाव कैसा होना चाहिए? जो प्रभाव, जो भारत को, जैसे भारत कह रहे हैं कि जैसे बिहार सरकार के द्वारा, बिहार गवर्नमेंट के द्वारा या भारत सरकार के द्वारा बिहार में बाढ़ से निपटने के लिए जो जो उपाय बताए गए हैं उस उपाय को आप सीधा पॉइंट में लिख दीजिए। आपका उत्तर सबसे बेस्ट माना जाएगा। अगर ये 38 नंबर का क्वेश्चन है, हम दावे के साथ कह सकते हैं आपको 32+ नंबर आपको मिल सकता है, या 30+, 32 ज्यादा हो रहा है, 30+ या नंबर 30 तक नंबर आपको मिल जाएगा। बहुत ही ज्यादा नंबर होता है 30। आप समझ के चलिए कि 30 नंबर लाना बहुत ही ज्यादा नंबर है। तो आप 30 नंबर चाहते हैं तो इसी तरह से, इस तरह का, हालांकि बीपीएससी में बहुत क्वेश्चन बहुत कम आता है तो इस पर ज्यादा फोकस ना करें। फिर भी अगर आपसे उपाय मांग रहा है, सुझाव मांग रहा है, तो आपके सरकार के द्वारा, अगर आपका बिहार सरकार का उपाय या बिहार सरकार का जो है कदम नहीं पता है तो आप भारत सरकार का भी प्रयोग कर सकते हैं। भारत सरकार को जो बाढ़ से निपटने के लिए जो जो कदम बताया गया है वो अगर आपको पता है तो वो भी अगर नोट कर देते हैं पॉइंट में, बुलेट में, तो आपका उत्तर बहुत ही अच्छा माना जाएगा। तो आप इस पे प्रश्न दीजिए। हम 10 तरह के
पुछल्ले शब्द टेलेंडर शब्द में कम से कम 20 से ज़्यादा 20 से 25 हम टेलेंडर शब्दों का चर्चा किए हैं। अब हम 11वें नंबर में ऐसे समझते हैं कि जब समझ में ना आए कि क्या लिखना है तो क्या करें। तो इसमें आपके पास दो ऑप्शन होगा। सबसे पहला है कि आप प्रश्नों को हम समझाएं कि पहला नंबर कि आप आलोचनात्मक परीक्षण कर दीजिए। अगर कुछ ना समझ में आए तो आप आलोचनात्मक परीक्षण कर दीजिए। प्रश्न की पूरी प्रकृति को आप समझते हुए आलोचनात्मक परीक्षण कर दीजिए। आलोचनात्मक परीक्षण क्या है हम बताए हैं अभी, आप ये कर दीजिए, आपका उत्तर अच्छा माना जाएगा। नहीं तो दूसरा नंबर, आपको आलोचनात्मक परीक्षण भी नहीं पता है कि कैसे करना है, तो आप एक ही बात कर सकते हैं कि 1857 की क्रांति के बारे में अगर प्रश्न पूछा जाए तो आपको इसके बारे में जितना भी चीज पता हो आप लिख डालिए, प्रश्न छोड़ना नहीं है। बीपीएससी में आप मेंस में एक भी क्वेश्चन छोड़ते हैं तो कहने का मतलब आपका मेंस नहीं निकलने वाला है, ये मान के चले। तो लिखना तो टोटल क्वेश्चन है, तो आपको 1857 की क्रांति के बारे में जो भी पता हो वो उतना लिख दीजिए, जितना पता हो सारा चीज उतार दीजिए, यही है। नहीं तो आपसे एक बेहतर चीज है कि कुछ भी प्रश्न हो, प्रश्न का बात छोड़िए, आप आलोचनात्मक परीक्षण अगर आपको पता हो तो आलोचनात्मक परीक्षण कर दीजिए। तो आपको हम कह सकते हैं कि 38 में से 20 से 25 के बीच में आपको नंबर मिल जाएगा। आलोचनात्मक परीक्षण ऐसा चीज है कि आपको प्रश्न की पूरी प्रकृति को पक्ष विपक्ष बताते हुए आपको परीक्षण करना रहता है, ठीक है। तो उसमें आपको सभी चीजों को शामिल करना रहता है। तो आप ये चीज कर लेंगे तो आप ये दो काम कीजिए। अगर प्रश्न की कुछ भी समझ में न आए तो आप ये दो काम कर सकते हैं। तो आज के लिए हम आपको समझा पाए होंगे कि मेंस का जो है उत्तर लिखने में पुछल्ले शब्द का कितना प्रयोग है, ठीक है। हालांकि आपके पास अगर कंटेंट है तो ये पुछल्ले शब्द बाद की बात है, आप कंटेंट अगर लिखते हैं तो। लेकिन अगर आप पुछल्ले शब्दों का प्रयोग को अच्छा से समझ के और सटीक उत्तर लिखना चाहते हैं तो इसको समझना बहुत ही जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही था बात करने के लिए। आप लोग क्लियर बीपीएससी चैनल देख रहे थे, नए आए हैं तो वीडियो को शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको डेली करंट अफेयर के साथ साथ न्यूज़पेपर हिंदी और इंग्लिश में साथ में एडिटोरियल मिलता है, जो मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीटी में भी आपको बहुत काम आएगा। फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। अगर आप हमारे करंट अफेयर सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, उसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 8757463383 नंबर पे। आप इस पे अगर संपर्क करेंगे तो आपको व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे पीडीएफ प्रोवाइड करवाया जाता है। तो आपका पीडीएफ कब से प्रोवाइड किया जाएगा? जनवरी 2022 से लेकर के अक्टूबर 2022 तक का। तो आप इसको अगर पाना चाहते हैं, इसमें आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय साथ में बिहार स्पेशल करंट अफेयर मिलता है। महीने का 2 करंट अफेयर, 2 पीडीएफ, कहने का मतलब एक में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, दूसरे में बिहार स्पेशल। तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही था। पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। मेंस का कम से कम 2 से 2 क्वेश्चन तो लिखा कीजिए डेली। एट लास्ट आपका मेंस अच्छा से तैयार होता जाएगा, तो आपको परेशानी नहीं होगी। पीटी भी इसी में तैयार होगा। तो आज के लिए इतना ही था। पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू सो मच।